प्यारे बच्चों, आज आपके सिलेबस का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो यूनिट सेकंड का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉन्डिंग के संदर्भ में अब तक इंटर के कॉलेज स्कूलों में हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा। हमने इस चीज़ को पढ़ा इंटर में कि किस प्रकार से आयनिक बॉन्ड बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। तो आयनिक बॉन्ड के संदर्भ में हमने NaCl के एग्जाम्पल को पढ़ा और हमने देखा किस प्रकार से अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकल के क्लोराइड में जाता है और दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, बॉन्डिंग का जो फोर्स होता है, वो हमें बताया गया था कि वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। तो आयनिक बॉन्ड बनते हैं। लेकिन जब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो उसमें दोनों ही एटम न्यूट्रल होते हैं, यानी सोडियम और क्लोराइड की तरह पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज में नहीं रहते। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर वो दोनों जुड़ते क्यों हैं, क्या जरूरत है, क्यों उनके अंदर की एनर्जी डिक्रीज करती क्यों है। यदि हम आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड को कंसीडर करें तो एक बात समझ में आती है कि आयनिक बॉन्ड को बनने के पीछे, उनके बीच के अट्रैक्शन के पीछे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो हमें बताता है कि क्यों दोनों सोडियम और क्लोराइड जुड़े। लेकिन दो हाइड्रोजन क्यों जुड़े, दो क्लोराइड क्यों जुड़े आपस में। इन चीज़ों को देखने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कोवेलेंट की बात आई कि कोवेलेंट बॉन्ड की थ्योरी होगी। अब आप चूंकि यूजी के सिलेबस में आ चुके हैं, यूजी के सिलेबस को पढ़ रहे हैं, तो आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑलरेडी कवर कर लिया है। एटम को आपने पढ़ लिया है, एटम में इलेक्ट्रॉन को आपने वेव के रूप में देख लिया है। इसलिए जो ये आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ यूजी के सिलेबस में, वो इंटर से थोड़ा हटकर होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि इस सिलेबस में आप वेव के रूप में इलेक्ट्रॉन को देखेंगे और वेव के रूप में देखने के बाद बॉन्ड बनने के कॉज को देखेंगे आप कि क्यों बनता है बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड के लिए हम समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से होता है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है इसको हम देखेंगे। तो जो मॉडल्स हमारे पास दिए गए वो दो मॉडल थे, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आपके सिलेबस में केवल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इसलिए इस बार हम आपको केवल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के विषय में बताएंगे। इससे एडवांस थ्योरी फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। फिर आप अगले सेमेस्टर में जाएंगे तो केमिकल बॉन्डिंग पार्ट सेकेंड में आप उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। इसलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो अब हमारी समझ में आता है कि वास्तव में बॉन्ड बनता क्यों है। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है उसको आप समझने का प्रयास करेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते हैं, यानी वेव जो होते हैं वो आपस में पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिवली इंटरेक्ट करते हैं। यानी एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसके जो वेव फंक्शन है वो आप कंस्ट्रक्टिवली इंटरेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनमें बॉन्डिंग होता है। किस प्रकार की बॉन्डिंग होती है उसको आप इस रूप में समझ सकते हैं कि पेयरिंग एंड म्यूचुअल न्यूट्रलाइजेशन होता है। क्या मतलब हुआ, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का वो प्लस हाफ में स्पिन है, दूसरे हाइड्रोजन का भी प्लस हाफ में स्पिन है, दोनों के ऑर्बिटल 1s के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। और ओवरलैप करने के बाद जब दो इलेक्ट्रॉन एक साथ होंगे तो क्या होगा, उसमें हुर्न्स का रूल लगेगा और हुर्न्स के रूल के कारण क्या होगा, दोनों के जो स्पिन है वो क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, पेयरिंग और म्यूचुअल न्यूट्रलाइजेशन, यानी एक का स्पिन दूसरे के स्पिन को कैंसिल करेगा। और अगर हाइड्रोजन का एटम जो आप पढ़ रहे हैं वो पैरामैग्नेटिक है तो क्या हो जाएगा, वो डायमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि ये जो बॉन्ड बनता है वो बनता कैसे है। तो पेयरिंग और म्यूचुअल न्यूट्रलाइजेशन को भी देखेंगे, काज को भी देखेंगे विथ एग्जांपल। तो एक सबसे जो सिंपलेस्ट एग्जांपल हम आपके लिए ले रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, यानी कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। दो एटम हाइड्रोजन के जो सेपरेट रहते हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, नज़दीक आने के बाद उसमें किस प्रकार के चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस उसके एनर्जी को किस तरीके से परिवर्तित करते हैं। आप जानते हैं कि अगर एटम से कोई बॉन्ड बन रहा है तो निश्चित रूप से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि सिस्टम जो है वो हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी, जब उसकी एनर्जी क्या होगी, डाउन होगी। डाउन कब होगी और क्यों होगी वो हम इसमें आपको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो दो हाइड्रोजन के एटम हैं वो आपके सामने इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, वो कैसे हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, यानी उनके बीच में किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें कि
ये दो हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन ये दिखा और दूसरा हाइड्रोजन आपको ये दिखा। ये दोनों हाइड्रोजन क्या हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। उसके बाद क्या होता है कि दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के नज़दीक आना शुरू करते हैं। यानी हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि अगर दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो क्या होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि दोनों, एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, ये दोनों एटम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। यानी जो ये बॉन्ड लेंथ है, ये जो लेंथ है, अभी अभी बॉन्ड बना नहीं है, इसलिए जो डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स है वो क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो आप ध्यान करिए, अगर डिस्टेंस कम होगा तो दो प्रकार के फोर्सेस काम करेंगे। एक तो दोनों का न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्जेज है वो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। उसी तरीके से दोनों के इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन साथ ही एक और इंटरेक्शन काम करेगा, उसको क्या बोलेंगे, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। वो क्या अट्रैक्शन होगा, एक का न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और उसी प्रकार से दूसरे का जो न्यूक्लियस है जो पॉजिटिव चार्जेज है वो पहले वाले के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो यानी दो फोर्सेस यहाँ पे लगते हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्सेस और दूसरा रिपल्सिव फोर्सेस। लेकिन हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नज़दीक आता है, जैसे जैसे दो हाइड्रोजन के एटम नज़दीक आते हैं, वैसे वैसे देखो ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, वो क्या हो रही है, कम हो रही है। देखिए और नज़दीक हम ले आए तो क्या हो गया, और कम हुई। इसका मतलब क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीजेज फास्टर देन द रिपल्सिव फोर्सेस। दोनों के बीच में जो कंपैरिजन है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस तेजी से बढ़ रही हैं रिपल्सिव फोर्सेस की अपेक्षा। जब और हम नज़दीक इसको ले आते हैं धीरे धीरे तो क्या होता है, यहाँ देखिए एक सीमा के बाद जैसे जैसे हम नज़दीक लाएंगे, एक एक सबकी एक निश्चित सीमा होगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दोनों के न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन तेजी से बढ़ने लगेगा, क्योंकि दोनों के न्यूक्लियस लगभग नज़दीक आ गए हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये देखिए, देखिए इसमें क्या है कि ये काफ़ी नज़दीक आ गया है, और कहाँ पर आया ये 74 पिकोमीटर। यहाँ पर आने के बाद ये क्या हो रहा है, उसके बाद अगले स्टेप में हम क्या देख रहे हैं कि दोनों नज़दीक आ गए हैं, और नज़दीक आने के बाद क्या है, इनके बीच का जो ये लाइन आप देखिए, यानी अब रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ रहा है। हल्का सा हम जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम किए नहीं कि इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी बढ़ गया। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी वही होगी जो इस एनर्जी यानी जीरो एनर्जी से लेकर यहाँ तक, ये बॉन्ड एनर्जी आपको कितनी दिखाई दे रही है, ये -436 किलो जूल पर मोल, ये आपको दिखाई दे रही है। तो एक बात क्लियर हो रहा है कि दोनों एटम जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो एक सीमा तक इनकी एनर्जी डाउन होती है। वो क्यों डाउन होती है, क्योंकि दोनों के 1s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने के कारण जो दोनों के स्पिन हैं, जो कि आपको मैंने पहले दिखाया, ये देखिए एक स्पिन इसका है, दूसरा स्पिन इसका है, ये क्या करेंगे यहाँ पर अपोजिट स्पिन में आकर के और क्या करेंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे। और उसको अगर हम क्लाउड के रूप में देखने का प्रयास करेंगे तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये 1s का ऑर्बिटल है, इसके इलेक्ट्रॉन है, ये भी 1s का है दूसरे हाइड्रोजन का। ये दोनों जब एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं तो देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको एक रीजन दिखाई दे रहा है जहां ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। तो जहां ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे वहां पे क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यानी 1s का इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का और 1s का इलेक्ट्रॉन दोनों दूसरे हाइड्रोजन का, वो एक दूसरे को म्यूचुअली कैंसिल आउट करेंगे उसके और ये बॉन्ड बनेगा। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल के रूप में आपको दिखाई दे रहा है कि बीच का जो पोर्शन है ये दोनों के ओवरलैप से बना हुआ है, और ये जो डिस्टेंस है वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। और इस प्रकार से वैलेंस बॉन्ड के हिसाब से, बैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट के हिसाब से आपका एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का बन गया है। ये अलग बात है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो इसी बॉन्ड को दूसरे रूप में देखेंगे। लेकिन वैलेंस बॉन्ड का क्या कंसेप्ट है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल, पहली चीज क्या ध्यान देनी है, ओनली वैलेंस सेल इज इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, दैट इज द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि केवल वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द वैलेंस सेल, वैलेंस सेल क्या है, द आउटर सेल ऑफ द एटम इज द वैलेंस सेल।
तो पहली बात वो कहती है कि क्या है, आउटर मोस्ट सेल इज द वैलेंस सेल एंड ओनली वैलेंस सेल इज इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग। दूसरी बात क्या कहती है, पेयरिंग एंड म्यूचुअल न्यूट्रलाइजेशन जरूरी है। इसका मतलब क्या है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो वैलेंस सेल क्या कहता है, वैलेंस सेल थ्योरी कहती है कि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे। ये क्लियर कर लीजिए, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे। फिर आगे आगे जब बात आती है CH4 की यानी मेथेन की, तो मेथेन में क्या होता है, कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो कार्बन का जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम देखते हैं तो क्या समझ में आता है, 1s2 2s2 2p2। इसका मतलब क्या है कि केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या CH2 बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा। तो क्या होगा, वो बनेगा CH3। तो CH3 बनने के लिए क्या चाहिए, CH3 बनने के लिए 4 बॉन्ड बनने चाहिए 4 हाइड्रोजन से। 4 हाइड्रोजन से कैसे बनेगा, जब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है p के ऑर्बिटल में, हमको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो कैसे होगा, तो जो 2s का एक इलेक्ट्रॉन है वो निकल करके कहाँ चला जाता है, 2p में चला जाता है। और इस प्रकार से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं और CH का मॉलिक्यूल बनता है कोवेलेंट बॉन्डिंग से। फिर बात आती है कि ऐसा क्यों हुआ, तब बात आती है कि जो 4 बॉन्ड बने हैं उनके कारण जो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज की है, इस डिक्रीज करने के कारण क्या हुआ, कुछ एनर्जी जो यूज हो रही है अनपेयर्ड करने के लिए वो उसको कंपनसेट कर रही है। इसलिए क्या होगा कि इट इज, जो एटम है वो अपने आप को रीअरेंज कर सकता है, किस प्रकार से, यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में बी अनपेयर्ड इफ इट इन्वॉल्व्स वेरी लिटिल एनर्जी, बहुत कम एनर्जी में अगर वो अनपेयर्ड हो सकते हैं तो वो करके बॉन्ड बना देते हैं। तो इस प्रकार से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम वैलेंस सेल के इंटरेक्शन और पेयरिंग और न्यूट्रलाइजेशन के कारण बॉन्ड बनने को देखते हैं। अब आपके सिलेबस का जो ये हमने आपको कुछ डाटा दे दिया है कि किस प्रकार से हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का लेंथ क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, ये बॉन्ड एनर्जी का हमने आपको एक डाटा दे दिया है। इसी प्रकार से Cl2 के मॉलिक्यूल को बनाएंगे, इसी प्रकार से हम अदर मॉलिक्यूल को बनाएंगे जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड आपस में बनते हैं। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग का जो अगला टॉपिक आपके सिलेबस में है वो क्या है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वो क्या है, VSEPR थ्योरी। तो उसको VSEPR थ्योरी क्या है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। फिर वही बात आती है कि इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल के हैं वही बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं और उनके बीच में रिपल्सन हो रहा है, और रिपल्सन के कारण उसकी ज्योमेट्री को बताने के लिए वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी दी गई है। मैं आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन थ्योरी केवल ज्योमेट्री निकालने का एक टूल है, एक साधन है, एक थ्योरी है जो बता पाती है काफी हद तक कि ज्योमेट्री क्या होगी मॉलिक्यूल की। इसका वेव फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसका एनर्जेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉनों के रिपल्सन के कारण जो अरेंजमेंट बन रहा है उसके कारण किस प्रकार से मॉलिक्यूल का शेप बनेगा उसको इसमें आपको बताया जाता है। तो क्या बताया जाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस सेल ऑफ एटम टेंड्स टू ओरिएंट देमसेल्फ सो दैट द टोटल एनर्जी इज मिनिमाइज। मिनिमाइज कैसे होगा, जब उनमें रिपल्सन कम होगा तो मिनिमाइज होगा, यानी वो उस शेप को गेन करता है जिसके शेप में रिपल्सन सबसे कम होता है। तो हमें फोकस किसको रखना है कि रिपल्सन कम से कम हो, उसी वही शेप क्या होगा, स्टेबल होगा। इसका मतलब क्या है, यदि हम कंसीडर करें तो बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, 2 न्यूक्लियस में बटे होते हैं। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी क्या कहती है, कहती है कि टोटल इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल में हैं उनको हम क्या करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं, एक तो बॉन्ड पेयर में और दूसरा लोन पेयर में। जो बॉन्ड पेयर होता है वो 2 न्यूक्लियस के बीच बटा होता है, इसलिए वो स्प्रेड आउट होता है, और जो लोन पेयर होता है वो केवल एक न्यूक्लियस के पास होता है, यानी जो मेन आपका एटम है जिससे कि अदर एटम जुड़ रहे हैं उसके पास होता है, इसलिए वो क्या होता है, ज़्यादा मासिव होता है, न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होता है, और इसलिए
लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्सन ज़्यादा होता है, क्योंकि हमको रिपल्सन के द्वारा ही ज्योमेट्री तक जाना है, इसलिए फोकस पे क्या होगा, हमारा रिपल्सन होगा। तो आप देख रहे हैं कि लोन पेयर और लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज़्यादा है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन उससे कम है, और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन उससे भी कम है। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, अगर किसी मॉलिक्यूल में जितने भी पेयर्स हैं वो क्या हैं, अगर सभी बॉन्ड पेयर हैं, यानी कि चारों तरफ बॉन्ड पेयर ही, अभी मैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को विथ एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यदि सभी बॉन्ड पेयर हैं तो ऐसी स्थिति में क्या हो, रेगुलर ज्योमेट्री बनेगी, यानी रिपल्सन के कारण जो ज्योमेट्री प्रेफर होगी वो रेगुलर ज्योमेट्री होगी, वही बनेगी। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों हैं तो वो क्या होगी, इरेगुलर ज्योमेट्री बनेगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ज्योमेट्री में कंसीडर नहीं किया जाता। जैसे अगर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कोई अरेंजमेंट है और उस अरेंजमेंट में जो आपके इक्वेटोरियल पे तीनों पेयर्स हैं वो अगर लोन पेयर हैं, तो वैसी स्थिति में मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी, क्योंकि एक्सियल पे ही दो एटम हैं, बाकी इक्वेटोरियल पे कोई एटम नहीं है, इसलिए वो लीनियर हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्ट्रीब्यूशन में भी trigonal bipyramidal, but the bond pair are at axial position and therefore the geometry of the molecule is linear। अभी हम आपको उसको एग्जाम्पल के रूप में करके दिखाएंगे। ये आपके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से मिनिमम रिपल्सन मिनिमाइज करने के लिए ये ऐसे शेप को गेन करते हैं जिसमें कि उसका रिपल्सन कम से कम हो और स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। अब हम आइए देखते हैं कि किस प्रकार से जो मॉलिक्यूल है वो बनता है, किस प्रकार से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में इंटरेक्शन होता है और किस प्रकार से हम ज्योमेट्री तक पहुंचते हैं। तो पहला क्या ध्यान देना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर हमको निकालना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। ध्यान रखिए कैसे काउंट करना है, मैं 2-3 टिप्स आपको बता रहा हूँ। पहला क्या है, सबसे पहले जो सेंट्रल एटम है उसके सभी वैलेंस सेल को नोट कर लीजिए। वैलेंस सेल का क्या मतलब है, आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसके वैलेंस सेल होंगे। उसके बाद अब किसको ऐड करेंगे, जो कंट्रीब्यूटिंग एटम है उनके एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, यानी एक अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, अगर क्लोराइड जुड़ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। जितने भी इस तरीके से सिंगल वैलेंट वाले कंपाउंड हैं, मोनोवैलेंट कंपाउंड है, हेलोजेंस है, हाइड्रोजन्स है, ये सब क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे। जो आपका मल्टीपल बॉन्डेड वाले एटम्स हैं, जैसे आप उसको ऑक्सीजन ले लीजिए, सल्फर ले लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जब हम VSEPR की बात करते हैं यानी ज्योमेट्री निकालने की बात करते हैं, तो जो मल्टीपल बॉन्डेड एटम हैं उनके इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 0 माना जाता है, तब जाके वो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और जो भी निगेटिव चार्ज अगर किसी एटम पर होगा तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देगा, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को सब्सट्रैक्ट कर देगा, यानी वैलेंस सेल में से एक इलेक्ट्रॉन को हम कम कर देंगे। तो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हम कैसे निकालेंगे, यानी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हम कैसे, 1/2 द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ एटम्स लिंक टू द सेंट्रल एटम बाय सिंगली बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड से जो जुड़े हैं वो एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, उनको हम आपस में ऐड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स लिंक टू द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम से जितने जुड़े हुए हैं वो बॉन्ड पेयर होंगे। उसके बाद अब लोन पेयर कैसे निकालेंगे, तो लोन पेयर कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर को अगर हम रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे, तो जो बचा हुआ पेयर होगा वो क्या होगा, वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। आइए हम देखते हैं आपको यहाँ पर किस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। इन सारे एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, आपको
वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन के काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम एक एक एग्जाम्पल आपको अलग से भी करके दिखा देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि सेंट्रल मेटल एटम जो है वो ए है और उसके साथ 2 एक्स जुड़े हुए हैं। तो 2 एक्स जुड़े हुए हैं तो बॉन्ड्स कितने हैं, 2 हुए। इसका मतलब बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 2 होंगे। अगर बॉन्ड पेयर 2 हैं और लोन पेयर 0 है तो ऐसी स्थिति में लीनियर यानी कि रेगुलर ज्योमेट्री बनती है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर लोन पेयर 0 है तो रेगुलर ज्योमेट्री बनेगी, किसी प्रकार का डिस्टॉर्शन नहीं होगा। अब दूसरा एग्जांपल आपको देखने के मिल रहा है, ये क्या है, इसमें 3 एटम जुड़े हुए हैं, 3 एटम जुड़े हुए हैं, लेकिन टोटल पेयर कितने हैं, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, यानी हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या होगा, sp2 का हाइब्रिडाइजेशन होगा। पहले वाले केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp का हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि 2 ही पेयर बन रहे हैं तो sp का हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसमें 3 बन रहे हैं तो sp2 का हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन sp2 को अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या होने चाहिए, 3 बॉन्ड बनते हैं, लेकिन इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए, ये जो आप 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, ये क्या है, sp2 का है, और इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, ट्रेंगुलर प्लेनर। एग्जाम्पल क्या है, bf3। यहाँ भी आप देखिए, यहाँ भी 3 पेयर हैं, लेकिन एक 2 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। तो यदि 3 बॉन्ड बनेंगे और उसमें से एक को हम एग्जिट करा देंगे तो क्या हो जाएगा, केवल बेंड शेप बचेगा, ठीक है ना, मुड़ा हुआ शेप बचेगा। तो वो आपको दिखाई दे रहा है इसमें, यानी क्या है, बेंड शेप में बचेगा, और ये एसेंशियल टूल्स का एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल देखिए आप, इसमें 4 बॉन्ड्स हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो टोटल पेयर 4 हो गए, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 का, लेकिन 2 जो लोन पेयर हैं वो ज्योमेट्री में कंसीडर नहीं होंगे, इसलिए इसका भी इलेक्ट्रॉन, इसका भी शेप बेंट ही होगा और इसका भी बेंट ही होगा, यानी वी शेप हम इसको कह सकते हैं। ये दोनों वी शेप होंगे। और एग्जाम्पल क्या है, वाटर का, यानी पानी के मालिक्यूल का। यहाँ देखिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, जो मैंने अभी आपको पहले एग्जाम्पल में बताया, यानी कि टोटल पेयर हो गए 5। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 5 पेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लेकिन 3 आपके जो पेयर हैं वो लोन पेयर हैं, यानी एक्सियल के जो तीनों पेयर हैं वो लोन पेयर हैं, और इसलिए लोन पेयर ज्योमेट्री में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तब क्या बचेगा, केवल लीनियर, यानी कि जो इक्वेटोरियल वाला कंसीडर नहीं करेंगे और एक्सियल वाला जो होगा वो क्या होगा, लीनियर होगा। तो इसलिए उसको हम क्या करते हैं, लीनियर ज्योमेट्री में दिखाएंगे। उसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ 3 बॉन्ड पेयर हैं और 0 लोन पेयर हैं। जैसे ही बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में लोन पेयर 0 होता है, रेगुलर ज्योमेट्री बन जाती है, तो ट्रेंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, ई जो है आपका लोन पेयर दिखाया गया है। अभी हम आपको एग्जाम्पल लेकर के और इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे। तो 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, तो जैसे ही लोन पेयर आ गया, इसका मतलब क्या है, उसमें किसी न किसी प्रकार का डिस्टॉर्शन होगा, किसी न किसी इरेगुलरिटी आएगी। तो 4 पेयर में क्या बनना चाहिए, sp3 का हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहेड्रल, लेकिन बन क्या रहा है, ट्राइगोनल पिरामिडल। क्यों, क्योंकि एक जो पेयर है वो लोन पेयर ज्योमेट्री में कंसीडर नहीं होगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, ये टोटल कितने हैं, टोटल इसमें आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं 3 और 2, यानी 5। 5 में होंगे तो क्या होगा, 5 का मतलब है कि इसमें भी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल होगा। लेकिन चूंकि 2 पेयर उसमें के क्या हैं, वो हैं लोन पेयर, जो ज्योमेट्री में कंसीडर नहीं होंगे, यानी कि 2 बॉन्ड एक्सियल के और 1 बॉन्ड इक्वेटोरियल का मिला के टी शेप ज्योमेट्री बनेगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कभी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो लोन पेयर हमेशा कहाँ जाएगा, उसमें इक्वेटोरियल पे जाएगा। और जब भी कभी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में डिस्ट्रीब्यूशन आता है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, sp3d2 का हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, जो आपका लोन पेयर है वो हमेशा एक्सियल पे जाएगा, ठीक है। तो ये टी शेप की ज्योमेट्री बनेगी। और इसके बाद उसी तरह देखिए, जो मैंने कहा 0 लोन पेयर होते ही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनी, जो मेथेन का मॉलिक्यूल है, sp3 का हाइब्रिडाइजेशन है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, इसमें भी 5 हैं टोटल, तो जैसे ही 5 आएगा वैसे ही क्या हो जाएगा,
यानी 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का डिस्ट्रीब्यूशन, इरेगुलर टेट्राहेड्रॉन, क्योंकि एक जो वो बॉन्ड है वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि टोटल 5 में से 4 ही बॉन्ड पेयर हैं, तो ये क्या हो गया, इरेगुलर हो गया। उसी प्रकार से यहाँ देखिए ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बना रहा है, जबकि 6 हैं, यानी sp3d2 का हाइब्रिडाइजेशन है, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो जो मैंने आपसे कहा था कि जहां भी sp3d2 यानी ऑक्टाहेड्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा, वहां पे अगर लोन पेयर है तो वो कहाँ जाएगा, एक्सियल पे जाएगा। जैसे ही एक्सियल पे लोन पेयर जाता है तो जो बॉन्ड पेयर है कहाँ है, वो इक्वेटोरियल पे है, और इसलिए जो इसका शेप बना वो क्या बना, स्क्वायर प्लेनर बना। उसी तरीके से यहाँ देखिए, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जहाँ लोन पेयर जीरो हुआ, देखिए जो जीरो लोन पेयर हुआ, इसका मतलब क्या है, सभी बॉन्ड पेयर हैं, सभी बॉन्ड पेयर मतलब रेगुलर ज्योमेट्री, यानी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री जो आप PF5 में देख रहे हैं। उसी तरीके से 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, इसका मतलब टोटल 6 पेयर हो गए। 6 पेयर का क्या मतलब हुआ, वही ऑक्टाहेड्रल, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्ट्रीब्यूशन तो ऑक्टाहेड्रल होगा, लेकिन एक पेयर उसका एक्सियल पे चला जाएगा, तो बचेगा क्या, वो बनेगा स्क्वायर पिरामिडल। और यहाँ देखिए लोन पेयर जीरो हो गया, यानी sp3d2 का हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और जैसे ही sp3d2 का हाइब्रिडाइजेशन हुआ वैसे ही ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन गई। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक आपका कंसिडरेशन है किस प्रकार से बॉन्डिंग होती है। ये आपको मैं कुछ शेप दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से ये शेप हैं, इसको ध्यान से आप देख सकते हैं किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, किस प्रकार से अलग अलग तरीके के बॉन्ड एंगल हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, एक एक लोन पेयर में कन्वर्ट होता जा रहा है, और किस तरीके से ये शेप बदलता जा रहा है। देखिए टी शेप है, क्योंकि इसके ये जो इक्वेटोरियल के बॉन्ड्स हैं वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो गए हैं, तो टी शेप बन गया है। यहाँ देखिए ये लीनियर क्यों बन गया, क्योंकि तीनों जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं वो किस में हो गए, लोन पेयर में हो गए, तो लीनियर दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए ये ट्राइगोनल पिरामिडल क्यों है, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर है और एक ये लोन पेयर है, तो ये अमोनिया के मालिक्यूल की तरह हो गया। यहाँ देखिए 4 हैं, टोटल आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, ये वाटर के मालिक्यूल का स्ट्रक्चर है, जिसमें 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर है, तो बेंड टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस प्रकार से ये सभी स्ट्रक्चर आपको इसमें एक के बाद एक दिखाए गए हैं। और ये आपको 3 डायमेंशनल के स्ट्रक्चर हैं, 2-3 मैं आपको दिखा दे रहा हूँ केवल कंसेप्ट के लिए, बाकी कैलकुलेशन वही होगा जो मैंने आपको पहले बताया है। आइए कुछ अदर भी एग्जाम्पल हम इसमें ले लेते हैं। यहाँ देखिए बेसिक ज्योमेट्री किसमें, जिसमें आपका 2 लोन पेयर, 2 पेयर हैं, 3 पेयर हैं, 4 पेयर हैं, तो किस प्रकार से बनेंगे। यहाँ देखिए आपका दिखाई दे रहा है BeCl2, इसका मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम से और 2 इलेक्ट्रॉन क्लोराइड के, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, पेयर बनेगा 2, और 2 पेयर में दोनों बॉन्ड पेयर हैं, इसका मतलब लीनियर ज्योमेट्री। यहाँ देखिए आपका बोरान का है, बोरान से 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन क्लोराइड के होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन 6, पेयर होंगे 3, और जब 3 पेयर डिस्ट्रीब्यूट होंगे और 3 ही बॉन्ड पेयर हैं, रेगुलर ज्योमेट्री यानी कि ट्रेंगुलर प्लेनर। उसी प्रकार से CH4 को देखिए, CH4 में 4 आपको दिखाई दे रहे हैं, कार्बन के 4, हाइड्रोजन के 4, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, उस डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4 पेयर बनेंगे, और 4 पेयर में 4 बॉन्ड पेयर हैं, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, तो इसलिए रेगुलर ज्योमेट्री बनेगी। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे टेट्राहेड्रल। ये एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या है, 5 टोटल पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 5 यहाँ से, 5 इनके होंगे, और उसके बाद से 5 जो है फास्फोरस के द्वारा दिया जाएगा, यानी टोटल 10, और पेयर बनेंगे 5, और 5 पेयर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, ट्रेंगुलर बाई पिरामिडल। सभी 5 जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो बॉन्ड पेयर हैं, इसलिए ज्योमेट्री क्या बनेगी, ये आपको ट्रेंगुलर बाई पिरामिडल बनेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है इसमें कि एक्सियल और इक्वेटोरियल 2 डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स इसमें बन रहे हैं, तो ये ट्रेंगुलर बाइपिरामिडल में। उसके बाद आपका नेक्स्ट एग्जांपल है SF6, यानी कि 6, तो 6 आपको इलेक्ट्रॉन सल्फर से मिलेंगे, 6 फ्लोराइड से मिलेंगे, इसका मतलब टोटल 12 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 यानी 6 पेयर। 6 पेयर पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 का हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। सभी इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर हैं, इसका मतलब क्या है, ये इसमें रेगुलर ज्योमेट्री बनेगी और आपका ऑक्टाहेड्रल का कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब आइए कुछ इरेगुलर ज्योमेट्री को देखते हैं।
यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर यदि होगा तो क्या बनेगा, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये जैसे ही बनेगा इसको हम शेप में कंसीडर नहीं करेंगे, इसका मतलब बेंड का शेप इसको मिला। ये SnCl2 का एग्जाम्पल है 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर के साथ। यहाँ देखिए फिर वही बात आती है, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। अमोनिया का मालिक्यूल है, ये आपको 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है वैलेंस शेल में, 3 हाइड्रोजन से मिलते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं 8 को डिवाइडेड बाई 2 करते हैं 4 पेयर बनते हैं, लेकिन बॉन्ड 3 ही हैं। इसका मतलब 4 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 बट बॉन्ड पेयर इज 3 एंड 1 इज लोन पेयर। इट मीन्स दैट इरेगुलर ज्योमेट्री। इरेगुलर ज्योमेट्री का क्या मतलब हुआ, एक बॉन्ड पेयर आपका, एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर है लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया, तो क्या बचा आपका ट्रायंगुलर पिरामिडल। अगर ये भी बॉन्ड पेयर रहता तो क्या बनता, आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता, जो कि रेगुलर ज्योमेट्री है। वाटर के मॉलिक्यूल को देखिए, यहाँ भी आपको 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन आपको हाइड्रोजन देगा वैलेंस शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन आपको ऑक्सीजन देगा 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आपको हाइड्रोजन से मिलेगा, टोटल 1 इलेक्ट्रॉन होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन डिवाइड करेंगे 2 से, यानी पेयर में कन्वर्ट करेंगे, 4 पेयर बनेंगे, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और sp3 हाइब्रिडेशन में 2 आपके लोन पेयर हो गए, 2 बॉन्ड पेयर बने, तो फिर वही आपके बेंड शेप बनेगा। और इसी प्रकार से इसमें देखिए, इसमें क्या है, SF4 में आपको 4 बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहे हैं, 1 लोन पेयर दिखाई दे रहा है, यानी क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर से, 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोराइड से, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 डिवाइडेड बाई 2 5 पेयर, लेकिन बॉन्ड कितना है, केवल 4, यानी कि एक जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, लोन पेयर में चला जाएगा। तो लोन पेयर कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप क्या ध्यान देते हैं कि लोन पेयर यहाँ कहाँ होता है, ये हमेशा इक्वेटोरियल पे होता है, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल में। तो आपको क्या दिखाई दिया, सीसॉ शेप आपको दिखाई दिया, ठीक है ना, यानी इरेगुलर टेट्राहेड्रॉन या सीसॉ शेप का मॉलिक्यूल बना। उसी प्रकार से इसमें देखिए टी शेप का मॉलिक्यूल क्यों बना, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन क्लोराइड से, 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोराइड से, कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन को पेयर में बदला हमने 5 पेयर, लेकिन 3 ही बॉन्ड पेयर हैं, 3 फ्लोराइड है, 3 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। और लोन पेयर हमेशा कहाँ रहता है, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल में लोन पेयर इक्वेटोरियल पे रहता है, इसलिए टी शेप का आपका मॉलिक्यूल बना, ठीक है। अब उसी प्रकार से जो मैं आपको बता रहा था, 8 इलेक्ट्रॉन आपको जेनान देगा, 2 इलेक्ट्रॉन आपको फ्लोराइड से मिलेंगे, टोटल कितने हो गए 10, और 10 का डिवाइडेड बाई 2 यानी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हुए। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 2 बॉन्ड पेयर हैं और 3 लोन पेयर हैं। लोन पेयर हमेशा कहाँ रहेगा, इक्वेटोरियल पे रहेगा, इसलिए ज्योमेट्री क्या बनी, लीनियर ज्योमेट्री बनी। उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल आप देख रहे हैं, ये 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे रहे हैं और 5 इलेक्ट्रॉन फ्लोराइड से, यानी 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं तो 6 पेयर बनेंगे, जिसमें 5 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। लोन पेयर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि किस में जाए, कहाँ जाएगा, एक्सियल पे जाएगा, हमेशा एक्सियल पे जाएगा। तो एक्सियल पे जैसे ही गया वैसे ही ज्योमेट्री क्या बन गई, स्क्वायर पिरामिडल बन गई, ठीक है। उसके बाद जेनान का टेट्राफ्लोराइड आप देख रहे हैं, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, हमेशा एक्सियल पे दोनों लोन पेयर चले गए, वही 8 इलेक्ट्रॉन जेनान से, 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोराइड से, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6 पेयर, 4 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर है। तो 2 लोन पेयर आप ऊपर और नीचे देख रहे हैं एक्सियल के पोजीशन पे, और 4 आपको दिखाई दे रहे हैं इक्वेटोरियल पे, वो बॉन्ड पेयर हैं। तो इसलिए जो ज्योमेट्री आपकी बनी वही स्क्वायर प्लेनर बनी। तो इस प्रकार से हमने केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट का हमने वैलेंस बॉन्ड को पढ़ा और VSEPR थ्योरी को पढ़ा। धन्यवाद।